अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। सिंध हाई कोर्ट के जूनियर जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का मामला संगीन होता जा रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन को ख़त लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। दूसरी तरफ वकला तंजीमों ने मुतालबा किया है कि कल होने वाला जुडिशल कमीशन का इजलास इसे मुलतवी किया जाए और पाकिस्तान बार काउंसिल मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाउद्दीन का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दे। कुछ अनासर नाज़रीन अदलिया में दरार डालना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट में तैनाती कबूल नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। सदर हाई कोर्ट बार कहते हैं कि इस तरह के फैसलों से आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन पहले ही सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए रेफ़र कर चुका है। अब इस मामले पर मजीद बात करने के लिए, इसकी मजीद तफसील के लिए मेरे साथ मौजूद हैं समा टीम के ही कोर्ट रिपोर्टर हैं इरफानुल हक, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, सुप्रीम कोर्ट की तैनाती होती रहती है, इस बार एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं और फिर साथ ही जो वकला तंजीमों का एक्शन प्लान है इस बारे में भी डिटेल्स दीजिएगा। देखिए किरण, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन है उसका ज़ाहिर है कि एक ज़ाब्ता मौजूद है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपने फ़ैसलों में उसका उसूल तय किया था, जो बहुत ही मशहूर जहाद ट्रस्ट केस या जजेस केस कहलाता है या मलिक असद केस, जिसका हवाला वकला देते रहते हैं। उसमें यही तय पाया था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे पहले उनकी एलिवेशन होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर को आज से 3 साल कबल सिंध हाई कोर्ट से जब एलिवेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तब भी ये इशू आया था और वो चौथे नंबर पर सीनियरिटी में थे और उसके बावजूद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया, जिस पर वकला ने एहतजाज किया था। मगर इतना भरपूर एहतजाज उस वक्त नहीं था जो अब देखने में आ रहा है, बिलखुसूस जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तैनाती कुछ दिन कबल हुई है, जो कि 5वें नंबर पे सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। उन्हें यहाँ से जब तैनात किया जा रहा था और जुडिशल कमीशन में जब ये प्रपोज़ल आया था उस वक्त से एहतजाज शुरू हुआ था और हड़तालें हुई हैं, अदालतों का बॉयकॉट हुआ। उसके बावजूद जुडिशल कमीशन ने बहरहाल उनकी मंजूरी दे दी। एक दफ़ा मुलतवी हुआ इजलास, दोबारा वो इजलास बुलाया गया और जब दोबारा उनका नाम ज़ेर गौर आया और उसकी बाकायदा जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी और वो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास पहुंच गया। मगर इस वक्त जो वकला सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं और गुस्से में हैं वो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी एडहॉक अपॉइंटमेंट पर हैं। कल जो कि जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है उसमें चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर तैनात करने पर गौर किया जाएगा, जिस पर वकला का ये कहना है कि किसी भी चीफ जस्टिस को, किसी भी सूबाई चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर एडहॉक जज मुकर्रर करना बिल्कुल इसकी कोई ना नज़ीर मिलती है, ना ही आइन इसकी इजाज़त देता है, ना ही कानून आर्टिकल 182 का बैरिस्टर सलाउद्दीन आज बार हवाला दे रहे थे। इसी शुक्रिया आपका, आपने तमाम डिटेल से आगाह किया है। इसी मामले पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए खालिद अजीम साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद अजीम साहब को मैं खुशामदीद कहूँगी। खालिद अजीम साहब, ये मामला अब जिस तरह से हम देख रहे हैं संगीन होता जा रहा है, तमाम डिटेल्स हमें बता रहे थे इरफानुल हक कि अब जो वकला हैं वो इस हवाले से क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं। अब ज़रा आप इसकी डिटेल्स दीजिएगा, आप बताइएगा कि ये एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं। वकला ने भी अपना जो एक्शन प्लान वो भी बता दिया है। अब अगर कल सर जुडिशल कमीशन जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज की तैनाती की सिफारिश कर देता है तो सर क्या पार्लिमानी कमेटी के पास उनके फैसले को मुस्तरद करने का इख्तियार है, जैसा कि हाई कोर्ट बार के सदर मुतालबा कर रहे हैं? सर देखें जी, जहाँ तक एडहॉक जज की तकर्री का ताल्लुक है तो आइन का आर्टिकल 182 मेरे सामने मौजूद है। इसमें पार्लिमानी कमेटी का सिरे से कोई रोल ही नहीं है। ये तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आर्टिकल 182 के तहत जुडिशल कमीशन की जो कंसल्टेशन है उसके बाद सदर मुमलिकत को कह सकते हैं और उसकी एडहॉक जज की तकर्री हो जाती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक दो चीज़ें और जो हैं वो दरमियान में वो रखनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। एडहॉक जज का जो तकर्रुर है वो एक नापसंदीदा चीज़ है, बल्कि मैं तो यहाँ तक ये बताता हूँ कि 2016 में डॉक्टर बाबर अवान, जो इस वक्त पार्लिमानी उमूर के इंचार्ज वजीर हैं मुशीर की हैसियत में जी, वो उन्होंने एक बिल पेश किया था जिसमें ये कहा था कि आइन का आर्टिकल 182 जो कि एडहॉक जज की तकर्री का है उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि एडहॉकिज्म होना ही नहीं चाहिए जुडिशरी में।
और कोर्ट के जो फैसले हैं वो भी इसके खिलाफ होते रहे। और सेनेट की जो लॉ पे कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने उनका ये प्राइवेट बिल था, इसको उन्होंने मिनोअन तस्लीम कर लिया था, मंजूर कर लिया था। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि वो जस्टिफिकेशन देनी होती है। एडहाक जज जो है वो एक बिल्कुल फायर फाइटिंग वाला मामला है। ऐसी कोई सूरत हाल हो कि कोरम पूरा ना हो रहा हो और वहाँ बहुत नागुज़ीर हो। मिसाल के तौर पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब तौहीन अदालत के जुर्म में सज़ा दे दी गई थी तो उनकी जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसकी समाअत के लिए उस वक्त वो जज दस्तयाब नहीं थे। 8 जज बाकी थे क्योंकि वो 7 जजेस का जो बेंच है उसने सजा दी थी जी, और जी। इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो कम से कम 8 जजेस का बेंच सुन सकता था। लेकिन उस वक्त जो जस्टिस सदक हुसैन जिलानी है वो उनके चूँकि अजीज़ थे, करीबी अजीज़ थे, उन्होंने उनका ख्याल ये था कि वो माजरत कर लेंगे, लिहाजा एक एडहाक जज की उस वक्त तकर्री का कोई जवाज़ बन रहा था, लेकिन अदरवाइज इसको प्रैक्टिस नहीं बनाया जा सकता। अब फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की तकर्री के बाद अगर वो कोरम पूरा हो जाता है वहाँ पे तो मेरे ख्याल में शायद वैसे भी ज़रूरत नहीं रहती और खाली आसामी जो है उसके अगेंस्ट एडहाक जज की तकर्री हो ही नहीं सकती। और फिर अगली बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आर्टिकल 182 में बड़ा क्लियर है कि जिस हाई कोर्ट से आप कोई एडहाक जज ले रहे हैं उसके चीफ जस्टिस की कंसेंट जरूरी है। ये आइन के आर्टिकल 182 में लिखा हुआ है। सही, जब सही। उसकी कंसेंट वो उसका जो सब आर्टिकल 2 है उसमें ये बात लिखी हुई है कि उस चीफ जस्टिस की कंसेंट जरूरी है। अब आर्टिकल 182 की जो आप मिसाल दे रहे हैं खालिद साहब, आर्टिकल 182 की आप बात कर रहे हैं, तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर सर जुडिशल कमीशन के फैसले से इत्तेफाक नहीं करते तो बतौर जज फिर उनके पास क्या ऑप्शंस हैं सर? देखें, आर्टिकल 182 जो है वो तो बहुत क्लियर करता है कि ना सिर्फ ये कि वो खुद अपनी तकर्री बल्कि वो उनकी कोर्ट से अगर किसी जज को भी लिया जा रहा हो तो वो उसकी तकर्री को अगर वो उन कंसेंट नहीं देते हैं तो वो तकर्री नहीं होगी, उस पर जोर नहीं दिया जा सकता। ये कंसेंट उसकी उसी तरह से मैंडेटरी है जिस तरह से बाकी आर्टिकल 182 के बाकी तकाजे हैं। उसके तहत मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस अहमद अली शेख जो हैं उनके पास इस बात की परवीन मौजूद है कि वो इनकार कर दें और अगर वो इनकार कर देते हैं तो फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, जहाँ तक वो जूनियर जजेस की तकर्री वाला मामला है और अल जहाज ट्रस्ट केस का जो फैसले का हवाला बार बार दिया जाता है तो किरण उस पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। जी सर। वो ये है कि उसके बाद भी तकर्रियां ऐसी होती रही हैं कि जिनको ये कहा जा सकता है कि जूनियर जजेस जो हैं वो उनको वहां पे ले आया गया। मिसाल के तौर पे जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं, जिस वक्त उनको एलिवेट किया गया तो उस वक्त वहाँ पे ख्वाजा शरीफ जो हैं वो चीफ जस्टिस थे, उनको नहीं लाया गया, वो खुद भी नहीं आना चाहते थे। फिर इसी तरह से जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर का हवाला दिया है अभी इरफानुल हक ने। एक और मिसाल भी हमारे पास मौजूद है, जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो पंजाब में 6ठे नंबर पे थे लेकिन उनको भी एलिवेट किया गया है और यहाँ पे वो मौजूद हैं। तो इस किस्म की चीजें जो है वो होती रही हैं। इसका एक फैसला जो है उससे पहले जस्टिस खालिद साहब आपकी बात से मुकम्मल तौर पर समझ आ गया, यकीनन नाज़रीन को भी समझ आ गया हुआ है कि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद अजीम, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन और अब बात करने जा रही हूँ जिस टॉपिक पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी हमने सिचुएशन पर बात करनी है कि अफगानिस्तान में हो क्या रहा है, मुसलसल जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। पहले ये देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। नाज़रीन, जो सिचुएशन बढ़ रही है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान अफगान हुकूमत के हाथ से तो निकल रहा है। 200 से ज़ायद अजला पर कब्जे के बाद अब 3 दिन में 5 सूबाई दारुल हुकूमतों पर भी तालिबान काबिज हो चुके हैं। अमेरिका और अफगान फोर्सेस ने अपनी साख बचाने के लिए कई जगह फ़िज़ाई बम्बार्टमेंट की है जिसमें अफगान हुकाम ने मुतअद्दिद तालिबान जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है। दूसरी तरफ आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इंकशाफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली अमन कॉन्फ्रेंस अफगान सदर अशरफ गनी के कहने पर मुलतवी की गई है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दूसरों की नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है। अफगान हुकूमत ब्लेम गेम बंद करे और तामीरी मुज़ाकरात करे। साथ ही पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि हम अफगानिस्तान में अमन के लिए मुआविन ज़रूर हैं लेकिन ज़मानती नहीं है। अफगानिस्तान में कोई हमारा फेवरेट नहीं है। हुमा बकाई साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं मुझे, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया हुमा आपका। पाकिस्तान ने आज बड़ा क्लियर किया, बड़ा वाज़ेह किया और फिर से ये वाज़ेह किया है कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है।
लेकिन हुमा, मगरबी मीडिया हो, अफगान हुकूमत हो, सभी पाकिस्तान पर अफगान तालिबान को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाते रहे। दूसरी तरफ तालिबान भी पाकिस्तान के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहे। देखिए किरण, तालिबान और पाकिस्तान में एक कन्वर्जेंस है, इस बात में तो कोई इब्हाम नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह और सही है कि जब तालिबान को कंसीड किया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान के हवाले से हम ये कह सकते हैं इट वाज बैक इन द गेम। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त समझिए कॉशियसली आगे बढ़ रहा है, तो वो बहुत वाज़ेह बात कह रहा है अमेरिका से भी और तालिबान से भी। फॉर एग्जाम्पल हमने ये भी कहा कि अगर फोर्सफुल कैप्चर ऑफ पावर होगा तो पाकिस्तान उसको 80 की दिहाई की तरह सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ये लेजिटिमाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग होगी और तालिबान उसका हिस्सा बनेंगे तो पाकिस्तान उसको सपोर्ट करेगा। मसला ये है, और जिसकी तरफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुलकर इशारा भी कर दिया, कि अनफॉर्चुनेटली जब हम स्पॉयलर्स की बात करते हैं तो इस वक्त ऐसा लगता है कि अफगान हुकूमत खुद उसमें उस शख्स में शामिल है, क्योंकि वो दे आर स्टैंडिंग टू लूज आउट अ लॉट। वो सूरत हाल को काबू नहीं कर पा रहे और तालिबान की जो विक्ट्री है वो आपको नजर आ रही है। और ये एक नया पैराडाइम है, क्योंकि उन इलाकों में भी जहां ट्रेडिशनली तालिबान को सपोर्ट नहीं थी, वो इलाके भी तालिबान को मिल रहे हैं बगैर किसी रेजिस्टेंस के। इसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि ग्राउंड पे उनके लिए सपोर्ट है या कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और दूसरी अहम बात ये कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं मालूम, लेकिन जो तालिबान का समझिए पहले ये ख्याल किया जाता था ना वो सिर्फ पश्तून है, उसका कम से कम 30%, अब उसमें दीगर एथनिसिटीज भी हैं, उसमें ताजिक भी हैं, उसमें उज़्बेक भी हैं। तो तालिबान एक नई एंटिटी है और पॉलिटिकली बहुत सेवी है, और पाकिस्तान ये विदाउट एनी रेजिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं। अब हुमा साहबा मुझे बताइए, वजीर खारजा जो इंकशाफ करें, जो दावा करें कि अफगान अमन कॉन्फ्रेंस जो है वो अशरफ गनी के कहने पर मुलतवी की गई है, तो क्या मैडम अफगान हुकूमत जानबूझकर सियासी रास्ते बंद कर रही है, और हासिल क्या होगा इससे? देखिए, अफगान हुकूमत क्योंकि तवातुर के साथ पोजीशन ऑफ वीकनेस में जा रही है, और जो दावे उन्होंने किए थे सबके सब गलत समझिए साबित हो रहे हैं, और अमेरिका जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है वो दूरस्त नहीं हो सकती, क्योंकि जो अमेरिका ऑन ग्राउंड था, उनके पास इंटेलिजेंस थी, तब भी वो तालिबान को शिकस्त नहीं दे पाए, तो अब बाहर से बैठकर ओवर द होराइजन कवर से कैसे वो करेंगे। मेरे ख्याल जो बात हमें आगे करनी चाहिए और जो अहम है और जिसके बारे में कम बात हो रही है, वो ये कि चाइना का इस पूरी सूरत हाल में बहुत अहम किरदार है। चाइना का पाकिस्तान पे भी इन्फ्लुएंस है, तालिबान के साथ भी अच्छी कॉन्वर्सेशंस हैं, और आज से नहीं है, दिहाइयों से हैं, और अफगान हुकूमत के साथ भी वो बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है जो कंसिलेटरी रोल चाइना का इस पूरी सूरत हाल में हो सकता है, वो शायद अमेरिका का उस तरह से नहीं हो सकता। पाकिस्तान अपनी रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है। हुमा एक और मसला भी देखिए, जो अफगान सफीर की बेटी वाला मामला हुआ था, ये तमाम हकाइक, तमाम सबूत पाकिस्तान ने आया करके रख दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान मजीद तहकीकात के लिए तैयार है, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से यहाँ पर कोई हिलजुल दिखाई नहीं देती। तो आपको लगता है कि जानबूझकर अफगान हुकूमत पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश एंड कोशिश कर रही? देखिए, ये जो एग्जिस्टिंग अफगान हुकूमत है ना, इससे हमारे ताल्लुकात कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे। ये नॉर्दर्न अलायंस की नई शक्ल है, जो समझती है कि पाकिस्तान जो था उसका हिस्सा था तालिबान को अफगानिस्तान में काबिज होने के लिए और उन्हें मार्जिनलाइज करने के लिए। ये जो बातचीत हुई, जो इसमें आपने विजिट देखे, ये अमेरिकन आर्म ट्विस्टिंग का नतीजा था, और अब जो वो और पोजीशन ऑफ पावर में हो रहे हैं और शिकस्त वाज़ेह हो रही है, तो जाहिर है स्केप गोटिंग पाकिस्तान है। लेकिन खदशा इससे अफगान हुकूमत से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या अमेरिका भी स्केप गोटिंग करेगा, क्या अमेरिका भी पाकिस्तान को अपना विपिंग बॉय बनाएगा, क्योंकि शिकस्त सिर्फ एग्जिस्टिंग अफगान हुकूमत की नहीं है, अमेरिका की भी है, जो जिसने तकरीबन एक कट एंड रन किया है, और वो कट एंड रन की कीमत अब हम सब अदा कर रहे हैं। सही सही। हुमा साहबा, बेहद शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। फिरदौस साहबा आज पंजाब असेंबली गई हैं, वहाँ पर क्या हुआ उनके साथ ज़रा देख लीजिए, फिर मेरे साथ मौजूद होंगी, उन्हीं से बात करेंगे। नहीं मैम, जो लिस्ट है उस लिस्ट में मेरा नाम है, बाद में आप लिस्ट देख लें, उस पर नाम कटा हुआ है, काटने वाले कौन है मुझे नहीं पता। जब ऐसे सीएम मैं नहीं हूँ, मेंबर भी नहीं हूँ, तो पंजाब असेंबली के अंदर एंट्री फिर
स्पीकर साहब का इस्तेकाक है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने टारगेट करके मुझे अंदर जाने से रोका। हमारी कहीं घर की बातें हैं, हम घर में बैठ के उसको सेटल करेंगे। तो फिरदौस आपा कुछ कहा भी नहीं और कुछ कह भी गई, जो कुछ वहाँ पर हुआ और उसके बाद जो हमारे पास ज़राए से इत्तलात आ रही है कि 19वें नंबर पर उनका नाम मौजूद था, बाद में काटा गया। और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि काफ लीग के उम्मीदवार जो यहाँ से तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की है, उसकी वजह से ज़ाती अनाज फिरदौस आपा के साथ निकाला गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आशिक आवान साहिबा, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। आपने वैसे कहा भी नहीं और फिर उसके बाद आप कह भी गई कि ये सहकाक स्पीकर साहब का है, तो आप तक ये इत्तला पहुंच चुकी है कि जो 19वें नंबर पर आपका नाम मौजूद था, ये किसके कहने पर काटा गया है? कंफर्म करेंगी? किरण, पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब जो हैं वो एक वज़ादार खानदान है और जो खुद इज्जत वाला मतलब और उहदा रखते हैं, तो दूसरों को बेइज्जत करने की किसी भी स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं बनते। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो इस वाक़े की खुद इंक्वायरी कराएंगे और देखेंगे कि ये वाक़या जो है क्यों हुआ। क्योंकि जब एक कैंडिडेट का जो मेरा एमपीए है उसकी तरफ से हलफ बर्दारी की लिस्ट के लिए जो नाम दिए गए, उसमें मेरा नाम उसने एज अ फैमिली मेंबर डाला और ज़ाहिर है मेरे हल्के का इलेक्शन था, भरपूर मेजॉरिटी से हमने जीता और बरियार फैमिली में सिलेक्शन थी, क्योंकि ये काफ लीग में थी ये फैमिली। और इस फैमिली को मैं लेके आई पीटीआई के अंदर और पीटीआई के अंदर ला के इसको सीट जिताने में जो मेरा रोल था वो सबको पता है। उसके बाद जो परवेज लाई साहब की जमात से अगर कोई शख्स जाता है और वो इलेक्शन लड़ता है और फिर वो इलेक्शन जीत जाता है, तो ये तो खुशी की बात है कि उनके जिनके साथ ताल्लुकात रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और खासतौर पे हसन बरियार जो है वो सीट जीत के इसी असेंबली में आए हैं जहाँ स्पीकर जो है वो चौधरी परवेज लाई साहब हैं। तो मैं नहीं समझती कि उनका कोई डायरेक्ट इससे जुड़ा कोई अनाज या कोई उनके साथ कोई जाति में है उनके निशाने पे हो। कोई ना कोई सिक्योरिटी के अंदर या कोई उनके अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर कोई ऐसा शख्स जो है वो यकीनन जिम्मेदार है जिसने ये कार्य। मैडम आप खुद कह रही हैं, आपने कहा कि इंक्वायरी करवाएंगे, आपको उम्मीद है कि स्पीकर साहब इंक्वायरी करवाएंगे? फिरदौस साहिबा, आप कह रही हैं कि आपको उम्मीद है स्पीकर साहब इंक्वायरी करवाएंगे। फिर दूसरी तरफ जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपकी गुफ्तगू सुनवा रही थी, जो आपने मीडिया टॉक किया, उसमें आपने खुद कहा कि ये परवेज लाई साहब का, स्पीकर साहब का ये सहकाक है। हमारे पास भी ये खबरें, ये तलात आ रही हैं कि वो ज़रा गुस्से में थे, नाराज़ थे इस बात पर और उन्होंने 19वें नंबर से आपका नाम कटवा दिया। आप नहीं समझती कि कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गए स्पीकर साहब? देखिए, ये उनका मजाज नहीं है ना उनका। मैंने आज तक बैकग्राउंड देखी ऐसी कि वो किसी को टारगेट करके इस किस्म का रवैया रखें। लेकिन ये मेरे लिए भी एक हैरान कुन सूरत थी और अफसोसनाक सूरत थी, क्योंकि बात ये थी कि खुशी का लम्हा था और मेरा एक जीता हुआ एमपीए हलफ उठाने जा रहा है। हम सारे उसके लिए उस तकरीब में शिरकत के लिए असेंबली पहुंच रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज जो उस वक्त असेंबली के गेट पे वाजिया हुई और उसकी अक्कासी अगर पहले हो जाती और वो कन्वे कर दिया जाता कि जी आप ना आए, तो वो भी शायद हमारे लिए ज्यादा बेहतर तरीका का वो ज्यादा बेहतर होता। दुरुस्त कह रही हैं आप। वैसे मेहमान किसकी थी फिरदौस साहिबा? हसन सलीम बरियार की ना। होता ये है कि जो शख्स हलफ उठाता है वो अपने गेस्ट की लिस्ट देते हैं और उसके गेस्ट की लिस्ट अप्रूव होती है और उसके बाद जो है उनको इजाजत दी जाती है। और जब वो लिस्ट दे दी गई तो फिरदौस साहिबा, ये तो सिर्फ आपके साथ ही ये जो मिसबिहेव हुआ है, ये सिर्फ आप ही के साथ तो नहीं हुआ, ये एहसन बरियार साहब के साथ भी हुआ है। 9 मुंतखब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एमपी है, उसके साथ भी ये मिसबिहेव किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात पर कोई एक्शन नहीं लेगी? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, उन्होंने बेस पे हैरानगी का इजहार किया और उन्हें जब ये वाक़े का पता चला तो आज वो प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नर हाउस में मौजूद थे
जिस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि ऐसा क्या हुआ है और क्यों ऐसा हुआ है। तो उनको जब बताया कि ये सिक्योरिटी जो असेंबली की थी उन्होंने रोका, तो उन्होंने फिर कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे कौन है और उसको बेनकाब होना चाहिए। और अगर परवेज इलाही साहब तो बेसिकली वजीर आजम साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया है जो वाकया हुआ आपके साथ, मुलव्वस नहीं है, तो उन्हें खुद इसकी तहकीकात करानी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। आप वजीर आजम साहब ने इसका हुक्म दिया है या सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए? फिरदौस साहिबा, उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा जी कि ये चूंकि चीफ मिनिस्टर भी उधर थे और PS CM भी उधर थे, गवर्नर साहब भी उधर थे और सब इस पर डिस्प्लेयर शो कर रहे थे कि ये नाखुशगवार वाकया क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी बात होती है तो आप उनके नोटिस में लाएं। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बात हुई, तो उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी तहकीकात होनी चाहिए जी। और उन्हें खुद इस बात का जायजा लेना चाहिए कि किसी भी मेंबर को, या क्योंकि हमारा ये रवायात रही है कि जो नेशनल असेंबली का MNA रहा हो या फेडरल मिनिस्टर रहा हो, इवन सूबे में वजीर रहा हो, तो उसके साथ जो SOPs हैं असेंबली के कायदे ज़वाबित वो और तरह के हैं, उसके लिए रूल्स और कवायद जो है गुंजाइश होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही थी, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वजीर आजम से जो मुलाकात आपकी होनी है उसमें आपको वफाक में अहम जिम्मेदारियां मिलनी थी। अब जो आपकी मुलाकात हो गई है उसमें अहम जिम्मेदारियां मिलने के हवाले से जो आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपने उससे आगाह किया वजीर आजम साहब को? देखिए, वजीर आजम ने एक तो इलेक्शन जीतने में मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने जिस तरह डट के जम के नून लीग का सियालकोट के मोर्चे पे मुकाबला किया, उन्होंने उसको सराहा और उसके साथ ही चूँकि ये सारे प्रोसेस के लिए जो हमें डिस्कशन रिक्वायर्ड थी, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मुझे एक्सक्लूसिव इस्लामाबाद के लिए टाइम दें, फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जल्द इस पे इस्लामाबाद में इस हवाले से हम लायामल तय करेंगे। अच्छा, यानी जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो आपको वजारत मिलनी थी या जो आपको जिम्मेदारी मिलनी थी वो वज़ीर आज़म साहब ने मान लिया और मज़ीद अब आगे जो फर्दर इस पे मुलाकात होगी वो इस्लामाबाद में होगी? देखिए, उन्होंने, वो तो उनका इस्तेकाक और इख्तियार है कि उन्होंने क्या माना है और क्या नहीं माना है और क्या उनको, वो तो फैसले उन्होंने करने हैं। और मेरे साथ तो उनकी डिस्कशन हुई है और ओवरऑल एक डिस्कशन के अंदर जो मेरा नुक्ता नज़र था मैंने उनको सबमिट किया। अब आगे उनका नुक्ता नज़र क्या है और वो क्या प्लान ऑफ एक्शन है उनके ज़हन में, वो तो खुद वो अपने अमल से बता सकते हैं। मैं उनके बिहाफ पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकती। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस हाशिम प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। तो वज़ीर आज़म साहब कल कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, इस बार कराची वालों के लिए क्या है, बात करूँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। तकरीबन 1 साल बाद डॉक्टर महा मुबैना कत्ल केस में मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। चारों मुल्ज़िमान डॉक्टर इरफान, जुनैद, वक़ास और ताबिश ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। कराची की अदालत ने नाज़रीन इस तक़ाज़ा की दरख्वास्त पर शवाहिद छुपाने की दफ़ात भी फ़र्द जुर्म में शामिल कर ली हैं। कत्ल बिलसबब ज़ियादती की दफ़ात पहले ही शामिल है। साथ ही इस तक़ाज़ा के गवाहान और तफ्तीशी ऑफिसर 4 सितंबर को अदालत ने इनको तलब भी कर लिया है। 19 अगस्त को डॉक्टर महा का मुबैना कत्ल हुआ। पहले उसे खुदकुशी कहा गया, फिर पोस्टमार्टम में ज़्यादती का इंकशाफ हुआ, कब्र कुशाई तक की गई। अहले खाना की जानिब से जिन पर शक था उन मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश भी किया गया और 4 मुल्ज़िम इस वक्त पुलिस की हिरासत में भी हैं। 39 गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए। डॉक्टर महा के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं। केस के हवाले से मज़ीद डिटेल्स में उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब साहब से इस पर तफसीली तौर पर बात होगी कि आखिर रीज़न क्या है, आखिर
वजह क्या है? मुल्जिमान के वकील भी मेरे साथ मौजूद हैं, आमिर नाम है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बता दें कि 1 साल बाद फर्द जुर्म आयद हुई है, गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए, फिर सियाहत जुर्म भी नहीं किया गया मुल्जिमान की तरफ से। सर किरण मुझसे मुखातिब है? जी जी बिल्कुल आमिर साहब आपसे ही मुखातिब हूँ जनाब। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो फाइनल चालान है वो रिसेंटली फाइल किया था लर्नेड मजिस्ट्रेट के पास, और उसके बाद फिर वो सेशन जज साहब के पास गया और फिर 3rd ADJ में ट्रांसफर हुआ। पोस्टमार्टम जो है वो बड़ा बिलेटेड स्टेज पे हुआ और जिसकी केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली रिसीव हुई। ये रीजन था केस में चार्ज देर से फ्रेम होने का। सही। डॉक्टर माहा के वालिद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर वालिद साहब के वकील डॉक्टर माहा के इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शुएब साहब, 1 साल बाद सर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होती है, फिर इस केस में भी वही रिवायती सुस्ती हमें दिखाई दी है। वजह क्या है सर इसकी आपके ख्याल में? देखें, पहली बात तो ये जो 1 साल की आप बात कर रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये जो मुल्जिमान हैं इनका जो केस से ताउन नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में भी इन्होंने ताउन नहीं किया और केस में भी इनका ताउन नहीं है, डेट्स पे भी नहीं आते ये लोग। एक मुल्जिम साहब ने अभी तक जो है वो अपना DNA भी नहीं कराया, जबकि हाई कोर्ट ने जब बेल ग्रांट की थी तो उनको क्लियर डायरेक्शंस थी कि भाई आप जाकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन कहीं पे भी इनका कोऑपरेट नजर नहीं आ रहा। अच्छा शुएब साहब, जिन मुल्जिमान में एक का DNA नहीं हुआ वो जुनैद ही है जिसने मना कर दिया था पहले DNA देने से, और फिर बाकी 3 का जो DNA सैंपल ले लिया गया था उस मामले का क्या हुआ सर? जी, बाकियों का 3 का तो हो गया सैंपल, जुनैद का अभी नहीं। और जिसपे कोर्ट ने जिस कोर्ट में अभी केस चल रहा है, मौजूद अदालत ने 2/8/2021 के ऑर्डर के तहत फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और जुनैद को कहा है कि आप जो है वो अपना DNA कराएं, क्योंकि जो दफात जिसमें चार्ज फ्रेम हुआ है वो 376 PPC है, तो वो रेप के जिम्मे में आता है और रेप के लिए सुप्रीम कोर्ट की टाइम एंड अगेन डायरेक्शंस हैं, जजमेंट्स हैं कि आपने जो है वो DNA सैंपल्स जरूर लेने हैं। सही। जिनके DNA सैंपल्स ले लिए गए थे उनकी रिपोर्ट क्या आई? जी देखिए, वो तो कोर्ट का रिकॉर्ड है और उसमें उनके जो है तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन उस पर जो हमें लग रहा है कि महा शाह जो डिसीज्ड हैं जी, उनके मैच करने के लिए तो जुनैद साहब के जो हैं, जो मुल्जिम हैं इस केस में, उनके जरूर सैंपल लेने चाहिए। जी, DNA जरूरी है और वो अभी तक सैंपल्स लिए नहीं गए। आमिर साहब, आप जुनैद के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट की वाज़े हिदायत पर बाकी 3 मुल्जिमान के DNA सैंपल्स ले लिए गए, जुनैद ने अभी तक DNA सैंपल्स क्यों नहीं दिए सर? मैं शुएब भाई ये छोटा, मैं इसकी बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। इन्होंने जो अगर FIR का मौक़िफ़ देखें मुद्दई का, तो उन्होंने जनरल एलिगेशन 3 आदमियों पे लगाई थी, जिसमें से एक डॉक्टर इरफान कुरैशी भी था कि वो मरहुमा के साथ ज्यादती करते थे, ब्लैकमेल करते थे। जब इरफान कुरैशी का DNA आया तो नेगेटिव आया और बाकी इसी तरह 2 और मुल्जिमान का भी नेगेटिव आया। फाइनल चार्जशीट अदालत में जमा हो चुकी है। ये जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्त, वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द IO टू इशू नोटिस टू माय क्लाइंट। आज तक उसने उसको कोई नोटिस रिसीव नहीं कराया। सर बाकी 3 के DNA मैच नहीं किए, लेकिन जुनैद अगर वो मुल्जिम नहीं है, अगर वो मुजरिम नहीं है, तो सर वो DNA क्यों नहीं करवा रहे? DNA के लिए उसने कभी मना नहीं किया। उसके लिए एक लीगल प्रोसेस होता है। IO 160 का नोटिस देगा उसको। जब नोटिस रिसीव हो जाएगा तो वो बाउंड होगा उस केमिकल लेबोरेटरी में जाने के लिए, अपना ब्लड सैंपल देने के लिए। तफ्तीशी अफसर ने एक साल बाद चालान जमा कराया और एक नोटिस 160 का जुनैद को नहीं दिया, बल्कि जिन लोगों को बेनिफिट देना था, जो FIR के मुल्जिमान थे, उनको बेनिफिट देते हुए उनकी नेगेटिव रिपोर्ट लगवाई है और जिससे 3 मुल्जिमान छूट गए। सर शुएब साहब, ये IO के किरदार पर सवाल उठ रहा है, तो सर यहाँ पर भी क्या पुलिस का किरदार उसी तरह से रहा है जो हमेशा से होता है, जो हमेशा नेग्लिजेंस पुलिस की जानिब से होती है? हमेशा प्रोसिक्यूशन में जो भी फॉल्ट आता है वो फिर पुलिस की तरफ से आता है? सर देखिए, इसमें
मैं आमिर साहब का जो है वो बड़ी इज्जत करता हूँ। एक पॉइंट जो ये है कि 160 के नोटिसेस तो जुनेद को दे चुके हैं हम लोग, आईओ साहब दे चुके हैं, जो कोर्ट का रिकॉर्ड भी है। लास्ट टाइम जब एक एप्लीकेशन की गई थी कोर्ट में कि भाई चार्ज से जुनेद को फारिग किया जाए या चार्ज से जो है वो चार्ज को रोका जाए या अमेंड किया जाए, तो उस पे भी कुछ डेट्स पे यही आर्गुमेंट्स हुए थे। आईओ ने एप्लीकेशन मूव की थी कि साहब ये जो जुनेद साहब हैं ये कोऑपरेट नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन में, और ये इनका सैंपल भी नहीं लिया गया और ना इन्होंने दिया। और मैं दूसरी बात ये भी कह दूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन जब इनको बेल ग्रांट हुई थी, हाई कोर्ट ने की थी, तब मौजूदा अदालत का यही था कि इन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो बेल इनकी कैंसिल भी हो सकती है। सही, लेकिन इन्होंने जानबूझ के ही अवॉइड कर रहे हैं ताकि मैं एक और बात कर लूं ताकि जो है मेन सच छुप जाए। और आमिर साहब ने एक बात कही कि मेन आदमी को बचाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को नहीं बचाया जा रहा। जो केस के हकायक हैं वो सबके सामने जाहिर हैं, और जो मुजरिम है वो बिल्कुल आखिर तक पहुंचाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आईओ ने नोटिस भेज दिया है 160 का, दूसरी जानिब आमिर साहब कह रहे हैं कि उनको कोई नोटिस ही नहीं आया, तो वो अपने डीएनए सैंपल्स क्यों दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों साथ मौजूद है। बहरहाल 1 साल बाद डॉक्टर महा केस में फर्द जुर्म आयद हुई है इन मुल्जिमान पर। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब कल कराची के एक रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं। वफाकी वज़रा होंगे, सीनियर क़यादत, ये तमाम लोग वज़ीर आज़म साहब के हमरा होंगे। अब वज़ीर आज़म को कराची में वफाक के तरक्याती कामों पर ब्रीफ किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म के कराची दौरे से नाज़रीन महरूम आवाम को कई उम्मीदें वाबस्ता हो जाती हैं जब भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़िट एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन हर बार वज़ीर आज़म साहब का आना जाना सिर्फ दावों और खाली वादों के सिवा तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये दौरा सियासी तौर पर बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अरबाब ग़ुलाम रहीम माविन खुसूसी बनने के बाद खान साहब ये पहला दौरा कर रहे हैं सिंध का। अब इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म साहब कराची आ रहे हैं, इस बार भी सिर्फ दावे ही साथ ला रहे हैं या हकीकतन है कुछ कराची वालों के लिए? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। वज़ीर आज़म साहब अभी रात को कराची आ रहे हैं, कल यानी कि मीटिंग्स वगैरह करेंगे, उन्हें लेने जा रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म साहब ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसमें सिर्फ दावे हों। वो तो वादे भी करते हैं और करना चाहते हैं, और मैं ये बहुत यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ कि कल के दौरे के बाद लोगों को अंदाज़ा होगा कि इमरान खान कराची से कितना प्यार करता है, और बहुत सारी चीज़ें वो कल ऐलान भी करेंगे, कुछ चीज़ें तब्दील भी करेंगे, कुछ चीज़ों में तरामीम भी होंगी, जैसा कि अभी आपने अर्ज़ किया। और कुछ प्यार का इज़हार डॉक्टर साहब आप भी कर दें ना, कुछ बता तो दें कराची वालों को, उम्मीदें कुछ इशारे तो दे दें। मैं कह रही हूँ कुछ प्यार का इज़हार आप भी कर दें कराची वालों से, एक बता देता हूँ कि कल मैं बता देता हूँ आपको, एक इशारा दे देता हूँ कि कल वज़ीर आज़म साहब, ये जो अभी बहुत सारी तारीखें आपको मिल रही थी ना कि अगस्त में तो सितंबर में तो फला ग्रीन लाइन की, कल वज़ीर आज़म साहब आपको एक फाइनल तारीख बता रहे हैं कि इफ्तिताह करने के लिए वो मेट्रो का कब आ रहे हैं, पहली बात। सही। दूसरी बात ये कि जो मेट्रो सर्विस है, दूसरी बात ये कि कल वज़ीर आज़म साहब ये भी बता रहे हैं कि अंदरूनी सिंध वो किन किन शहरों में जाएंगे जहाँ पर वो दौरा करके पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो वज़ीर आज़म साहब बताएंगे कल जो अपने ऐलानात के अंदर कि कराची के अंदर वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कल वज़ीर आज़म साहब बताएंगे। और ये भी नज़र आएगा आपको कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान इस शहर में कराची में जहाँ से 14 सीटें ली हैं, वहाँ के शहरियों के लिए क्या दर्द रखता है। डॉक्टर साहब ये कराची में किसको देखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे जी। कराची में किसको देखना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर दें। वज़ीर आज़म साहब तो कराची में से मुझको देखना चाहते हैं, लेकिन ये पिछले 3 साल से आप तो ख्वाब देख रहे हैं। आपको वैसे मिल रहा है कराची में कुछ? मैं तो ताबीर की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब आपको मिल रहा है वैसे कराची में? ताबीर की तरफ चलता हूँ। नहीं, मैंने ख्वाब कभी नहीं देखे, मैं ख्वाब देखता ही नहीं। अगर मैंने ख्वाबों पर कभी यकीन रखा ही नहीं। मैं जानता हूँ कि इमरान खान मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मुझे पता है। डॉक्टर साहब कराची में PTI सेल में कुछ दे रहे हैं आपको, कुछ दे रहे हैं, यकीन दहानी करवा दी है वज़ीर आज़म साहब ने। नहीं, PTI सिंध मेरे ही प्रोग्राम में आपने वैसे फरमाइश की थी। अजय आपके प्रोग्राम में फरमाइश नहीं की थी, दरख्वास्त की थी मैंने। फरमाइश में क्या करूँगा, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं चांद मांगने की क्या फरमाइश करूँगा।
मैंने दरख्वास्त की थी और मैंने बिल्कुल कहा था, लेकिन पीटीआई सिंध बहुत अच्छे शख्स के पास गई, यानी अरबाब गुलाम रहीम साहब, उनका बड़ा सियासी वसी तजुर्बा है और वो बेहतर तौर पर, आपको याद होगा कि जब वो सिंध के वज़ीर आला थे तो कुछ 11 अरकान की उनके पास हिमायत हासिल थी, लेकिन उन्होंने सिंध की वज़ारत आला को चलाया। तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वज़ीर आज़म के साथ हैं, अब मावन खुसूसी हुए हैं सिंध के मुकर्रर, तो यकीनन कुछ ना कुछ बेहतरी लेकर आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ग्रीन लाइन का कि वज़ीर आज़म साहब अब फाइनल डेट बता देंगे कि वो कब इफ्तिताह करने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो हम तमाम लोग बात कर रहे थे 14 अगस्त तक की असद उमर साहब ने बात की थी। सर 5 दिन रह गए हैं 14 अगस्त में, अभी तक 5 बसें नहीं आई, 2 बसें नहीं आई अभी तक। डॉक्टर साहब असल में बसों का बस नहीं चल रहा था, लेकिन बसों का बस चल पड़ा है, तो बसें भी आ जाएंगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आज गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ था, जिसमें मैं भी शरीक था और दीगर गवर्नर साहब तो थे ही, दीगर हमारे रहनुमा भी थे। एक बात और बता दूं, आप कहेंगे बहुत सारी बातें कौन सी हैं, ये पाकिस्तान क्वार्टर्स, मार्टिन क्वार्टर्स, क्लेटन क्वार्टर्स, जमशेद क्वार्टर्स के लोग सुन लें और जैकब लाइन के लोग, कि कल वजीर आजम ये ऐलान भी करने वाले हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसी को बेघर नहीं करेगी, लीज के जो मामलात हैं उनको देखा जा रहा है और उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हल किया जाएगा, बेघर कोई नहीं होगा पाकिस्तान क्वार्टर से, आज इसका फैसला हुआ है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अब अहम बात और बड़ी बात कर रहे हैं फिर आप लोगों के लिए, मुझे बताएं गुज़िश्ता कुछ दिनों से सर तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत करेगी ये नारे लगाए जा रहे हैं। इनफैक्ट शहबाज गिल ने तो ऐलान किया था कि खान पूरी कुव्वत से सिंध में आ रहा है। कल ट्विटर पर बड़ी बहस चल रही थी, मैं देख रही थी। इमरान खान का था, सिंध आज भी इमरान खान का है, सिंध आने वाले दिनों में भी इमरान खान का रहेगा। मैं सिंध के दौरे में इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ और मैंने नवाबशाह में जो जोशो खरोश देखा था, कोई बड़ा नाम इस काफिले में शामिल हो रहा है डॉक्टर साहब? जी हो रहा है, ये बहुत सब चीजें हो रही हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा सरप्राइज आप बिलावल साहब शमूलियतें करा रहे हैं ना लोगों की, हम भी बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं। सही। डॉक्टर साहब इस पर कोई हिंट देना चाहेंगे? किस चीज पर? सरप्राइज पर? सरप्राइज पे, किसी बड़े नाम पर। हाँ सरप्राइज तो बहुत बड़ा है, कल सरप्राइज तो है। अब अगर मैं सरप्राइज की हिंट आपको देना शुरू कर दूं हाँ। फिर तो मुझे टिंट करानी पड़ेगी अपनी, अगर सरप्राइज हिंट देना शुरू कर दूं तो सरप्राइज जो है वो बहुत अच्छा सरप्राइज है। और इमरान खान साहब आकर कुछ ना कुछ तो करने आ रहे हैं ना। देखिए ना, ये दौरा था सिंध का, अब ये एक रोजा कराची के दौरे पर मुश्तमिल हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं ना। ये तो ऐसे तो नहीं होगा इमरान खान जॉर्कर जब मारेगा इमरान खान तो पता चल जाएगा। सही। डॉक्टर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब की तैनाती पर गवर्नर साहब ने बड़ा एहतजाज किया था, लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ उसका। और सर फिर अच्छा ही है, इस बार पीपल्स पार्टी ने कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कराची से ही लिया है, इस पर सपोर्ट नहीं करना चाहिए आप लोगों को? देखिए मुर्तज़ा वहाब साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उसकी वजूहात ये हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब फौजिया वहाब साहब के बेटे हैं, वहाब सिद्दीकी साहब के बेटे हैं और साहिब तर्ज भी हैं, साहिब सुखन भी हैं, साहिब ज़बान भी हैं, साहिब इरादा भी हैं, साहिब निगाह भी हैं। लिहाजा मैं उनसे बहुत मोहब्बत भी करता हूँ, उनसे प्यार भी करता हूँ। लेकिन अब क्या करें कि हैं मुखालिफ कैंप में, तो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है हमें भी। लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात की पीपल्स पार्टी ने, लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब को कराची का तजुर्बा नहीं है। बात होती है तजुर्बे की, उर्दू बोलने वाला लगा दिया, एक होता है तजुर्बा नहीं है उनके पास। सिर्फ उनके पास एक छोटा सा पीपल्स पार्टी का डरबा है, जिस डरबे में वो है, तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा अगर होता तो फिर वो सबसे पहले हमसे मिलने के लिए आते, पीटीआई से मिलने के लिए आते, उनसे बात करते, क्योंकि वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर लगे। वो आमिर लियाकत से मिलते, वो अताउल्ला से मिलते, वो शकूर शाह से मिलते, वो फ़हीम खान से मिलते, वो गवर्नर से मिलते। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक गवर्नर से नहीं मिला, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक कराची के मुंतखब नुमाइंदों से नहीं मिला। तो इसका मतलब उनके पास तजुर्बा नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का डरबा है। तो डॉक्टर साहब फिर कल वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे? वे गवर्नर साहब कह रहे थे कि तय हुआ था कि कोई सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। सर बिल्कुल तय हुआ था, और इसीलिए तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को सबसे पहले ऐलान करना चाहिए था कि मेरा सियासत से अब कोई, यानी पीपल्स पार्टी की सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कराची का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स के पास जाऊँगा। वो इदारे मंसूर हक़ नहीं, इदारे नूर हक़ नहीं गए, वो पीपल्स पार्टी के तहरीक इंसाफ के इंसाफ हाउस नहीं आए, वो मुस्लिम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर नहीं गए, वो मुस्लिम लीग नून के पास नहीं गए, वो मुस्लिम लीग काफ के पास नहीं गए, वो राजा साईं के घर नहीं गए, कहीं नहीं गए। तो इसका मतलब वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगर वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होते तो सबके घर जाते, सबसे मिलते, जो कि तरीक़ेकार होता है। आप भी जानती हैं कि ना पुरानी सहाफ़ी हैं, आपको पता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो गैर जानिबदार अपने आप को करार देने के लिए सबके पास जाता है और उनकी तजावीज़ उनसे हासिल करता है। तो इसका मतलब ये कि सियासी तकर्रुरी है, तो सियासी तकर्रुरी का मुकाबला सियासी अंदाज से ही करेंगे हम। सही। वज़ीर आज़म साहब को इस बार वैसे वज़ीर आला साहब रिसीव करने आएंगे या इस बार भी ऑफिशियली नहीं बताया गया उनको? ना मुराद लोग कभी किसी को रिसीव करते नहीं हैं, जिनकी मुराद बर आती है वही रिसीव करते हैं।
ना मुरादों से हम क्या तवक्को करें कि वो रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। हम जहाँ जिनकी मुरादें बर आती हैं, हमारे पास गवर्नर है, जब हमारे पास गवर्नर है तो फिर हमें किसी के रिसीव करने की जरूरत ही नहीं। हमारा डॉक्टर साहब आप लोगों की तरफ से ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया गया, बहरहाल वजीर आला हैं सूबे के, ऑफिशियली उनको हमेशा इन्फॉर्म किया जाता है, उनको पता होता है। उस दिन वो या तो बीमार हो जाते हैं या अंदरूनी सिंध के दौरे पे चले जाते हैं, और क्या करते हैं वो, इसके अलावा होता ही नहीं कुछ। कल चले जाएंगे अंदरूनी सिंध के दौरे पे दादू वादू में, चूंकि वज़ीर आज़म आ रहे हैं। लेकिन हमारा मैंने आपको ना गवर्नर है तो अच्छी क्या वो होंगे इस्तकबाल करने के लिए। यानी ऑफिशियली वजीर आला साहब रिसीव करने के लिए अभी थोड़ी देर बाद जो आप जा रहे हैं उसमें नहीं आ रहे हैं, बात आप लोगों को पता चल चुकी है डॉक्टर साहब? नहीं आएंगे, वो आते ही नहीं है। वो अगर आएंगे पता नहीं उनकी नाक कट जाएगी या उनकी मूछें छोटी हो जाएंगी, पता नहीं मुझे, लेकिन ये कि वो दादू चले जाएंगे ये मुझको अंदाजा है। वो आएंगे नहीं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खैर सगाली की बात है, आप लोगों की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया गया है, ऑफिशियली उनको बता दिया गया है, लेकिन आपको ये उम्मीद है कि वो आएंगे नहीं? नहीं, गवर्नर सिंध ने उनको वाज़ेह तौर पे बताया है, और जो शेड्यूल होता है जो कि वज़ीर आज़म की मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से आता है, तो मिलिट्री सेक्रेटरी की तरफ से भी आ चुका है, विफाक की तरफ से भी आ चुका है। कोई इमरान खान छुप के नहीं आ रहे हैं, इमरान खान इब्ने ज़ियाद नहीं है जो छुप के कूफे में दाखिल हो रहे हैं। इमरान खान आ रहे हैं तो पता है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आ रहा है, तो अगर वो आना चाहें तो बिल्कुल आएँ। उन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में क्या फ़र्क होता है कुछ? यानी होना तो यही चाहिए जमहूरी और आईनी हुकूमत में कि वज़ीर आला इस्तकबाल करे वज़ीर आज़म का, लेकिन वो आएँ तो आएँ, वरना पता नहीं। क्योंकि देखें नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी तो वो इस्तकबाल नहीं करते थे बेनज़ीर का, वो वज़ीर आज़म थी। इसी तरह ये वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ये इस्तकबाल नहीं करते वज़ीर आज़म का, तो आना चाहिए इनको, इनका फ़र्ज़ बनता है, इनका आइनी तरीक़ा है, इनका कानूनी तरीक़ा है, और ये इनका ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वज़ीर आज़म का इस्तकबाल करना है। हमने तो कह दिया है, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर याक़ीन, आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वारदातों में इजाफा हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की वारदातों में 45% इजाफा हुआ है। क्या वजह इसकी? क्यों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं? समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान से इसकी मैं वजह जानती हूँ। अहमद, मसला क्या है? बेचारे सेंट्रल वाले तो बहुत ही परेशान हैं, बद से बदतरीन हालात होते जा रहे हैं। जी किरण, बिल्कुल, चाहे नॉर्थ नाज़माबाद हो या फिर फेडरल बी एरिया हो, लियाकताबाद हो, इन तमाम ही इलाकों में जराइम की शरह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 9 दिसंबर को साल 2020 को SSP सेंट्रल जो है वो नए तैनात हुए थे, ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम, लेकिन उसके बावजूद उनके तैनाती के बावजूद ग्राफ कम होने के बाद बजाय जो है वो क्राइम का ग्राफ जो है वो उस इलाके में बढ़ गया है। रोज़ाना जो है वो तकरीबन 36 मोटरसाइकिलों से जो है वो शहरी महरूम होते हैं, वहाँ से छीन ली जाती हैं, चोरी कर ली जाती हैं सेंट्रल के इलाके से। इसी तरह रोज़ाना एक गाड़ी से कम से कम एक गाड़ी से जो है वो शहरी महरूम होते हैं उस इलाके में। तो ये वारदातें मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अगर गुज़िश्ता 2 माह की हम उस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात करें तो 3 अफराद जो है वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए हैं, जबकि 31 अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं। बफर जोन के इलाके में कैश वैन को भी जो है वो लूटा गया है। उस कैश वैन को लूटे जाने की वारदात में कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो जाँ बहक हुए थे। तो पुलिस जो है, हम ये देख रहे हैं कि लकीर पीटती दिखाई देती है कि वारदात हो जाती है, मुलजिमान आते हैं, वारदात करते हैं, बासानी फरार हो जाते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश जो है वो रिवायती तफ्तीश जारी रखती है और उसमें मुलजिमान की गिरफ्तारी और रिकवरी जो है वो सामान की वो ना होने के बराबर है। अगर आप क्राइम का ये ग्राफ देखें कि वारदातें किस तनासुब से हो रही हैं और उसमें रिकवरी किस तनासुब से है, तो ये बड़ी इंतहाई अफसोसनाक है। रिकवरी का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, चाहे लियाकताबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो या फिर फेडरल बी एरिया हो। ये तमाम ही इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है वो काउंट किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक्त जराइम का ग्राफ जो है वो वैसे अहमद, जिनको रिकवरी हो जाती होगी उनको मौजज़ा लगता होगा, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी के बारे में आप जैसे लोग ही अगर रिपोर्ट देते तो देते, वरना लोग तो नहीं बताते कि उनके पास रिकवरी हुई भी है या नहीं। ये लॉकडाउन के दिनों में ज़्यादा हुए हैं ये छीना झपटी के वाक़यात, चोरी के वाक़यात? जी देखें, गुज़िश्ता 2 माह की अगर हम बात करें तो जून और जुलाई के महीने में ही 3 अफराद जो है वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए गए, जबकि 31 के करीब जो है वो अफराद ज़ख्मी हैं। तो लॉकडाउन हो या फिर ना हो, वारदातों का तनासुब जो है वो कम नहीं हुआ इस इलाके में। हमने कुछ इलाकों में ये देखा था कि लॉकडाउन में वारदातें कम हुई थी, लेकिन
ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एक ऐसा सेंट्रल है, एक ऐसा इलाका है कि वहाँ पर वारदातों के तनासुब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पुलिस जो है वो अपनी जो रिवायती तफ्तीश है उसी को जारी रखे हुए, ना कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से ही या फिर केसेस को डिटेक्ट करने के हवाले से, तो ये जो है वो नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं अमर जहाँ पर पे दर पे वाक़यात होते हैं, और थोड़ा सा आगे जैसे ताहिर विला का एरिया हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद का हो गया, नाज़िमाबाद का हो गया, वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मुसलसल वारदातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस थोड़ा सा फासले पर खड़ी होती है। क्यों नहीं रोक पा रही होती? उसी जगह पर दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी वारदात होती है। जी देखिए, सेंट्रल में तो इस वक्त वारदातों का ये आलम है कि मुल्जिमान ना सिर्फ शहरियों को लूटते हैं बल्कि उनके घर पर जाते हैं, उनके साथ उनको यरगमाल बनाते हैं, उनसे उनके ATM कार्ड्स लेते हैं, बैंक आते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो उनको छोड़ा जाता है। तो एक तरह से ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग भी हो गई, उनको यरगमाल भी बनाया गया और उनकी ATM से पैसे भी निकाले गए। उसमें CCTV फुटेज भी मुल्जिमान की जो है वो हासिल कर ली जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस जो है वो कुछ मुल्जिमान को गिरफ्तारी के हवाले से नहीं कर पा रही है, CCTV फुटेजेस जो है वो शायद सोशल मीडिया की हद तक ही रह जाती हैं या फिर लोगों में मजीद खौफ और हिरास फैलाने के लिए रह जाती हैं। पुलिस के तो शायद किसी काम नहीं आती या फिर पुलिस कुछ काम करना नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान, आप प्रोग्राम से वक्त ख़त्म हो गया नाज़रीन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।